रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये टॉपिक लास्ट क्लास में हम कर रहे थे। इस मॉडल में आपके पास न्यूक्लियस है और शेल है। बताओ जी, व्हाट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड? 10 by minus 10 raised to power minus 15 meter. What is radius of atom? 1 and Yes, 10 raised to power minus 10 meter, or we can say 1 Armstrong. अगर हमारे पास रेडियस की दोनों वैल्यूज हैं तो कैन वी कैलकुलेट रेशियो ऑफ radius of atom and nucleus? कर सकते थे? And can you calculate volume of atom divided by volume of nucleus? क्या ये दोनों रेशियो कैलकुलेट करना पॉसिबल था? Yes, यहाँ आ जाएगा 4/3 pi r cube। अगेन द सेम रेडियस रेशियो आप पहले ही निकाल चुके थे, तो आपको ये समझ आ गया था कि इफ इट इज यस 10 raised to power minus 10 by 10 raised to power minus 15, ये आ रहा था 10 raised to power 5। तो अक्सर वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछते हैं कि एटम इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस। तो हम देंगे एटम जो है वो अगर रेडियस की टर्म में देखा जाए तो 10 raised to power 5 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 pi r क्यूब। ये रेडियस किसका होगा? डेफिनेटली एटम। और 4/3 pi r क्यूब एंड नाउ इट इज न्यूक्लियस। कैन वी कैलकुलेट द रेशियो? ये आ जाएगा -30 एंड हियर इट इज -45। ठीक आया सबका आंसर? हाँ जी ठीक। देखो जरा सब लोग, यानी कोई भी वैल्यू पता होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम उस वैल्यू से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाए। तो एटम इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस? तो 10 raised to power 15 टाइम्स बिगर देन दैट ऑफ न्यूक्लियस। क्योंकि वॉल्यूम की टर्म में सोचेंगे 3 डायमेंशनली तो बहुत ही बड़ा है न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। हाँ जी बेटा देखो, समझ आ रहा है सबको? अब इस मॉडल में हमने कहा था लिमिटेशंस करते हैं। ये मॉडल रिजेक्ट हो गया था क्योंकि यहां तक का पार्ट जो था इस पूरे टॉपिक में रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अगर देखा जाए तो वो 10th के लेवल का ही टॉपिक था, क्योंकि आपने 10th में भी या 9th में भी मॉडल्स किए थे और उसमें भी ये टॉपिक आया था। तो यहाँ से जब +1 की बात करते हैं तो +1 में जो क्वेश्चंस आते हैं दोज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम द पार्ट फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑनवर्ड। जनरली वो लिमिटेशंस, वैल्यू बेस्ड, नंबर कितना आंसर आएगा, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस? आंसर इज 10 raised to power x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आपको ये x इज 5। दोबारा देख लो, मैंने ये रेशियो पूछी, आंसर मैंने आपसे कहा इट इज इक्वल टू 10 raised to power x। और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो आंसर क्या आ गया? 5। ओके, समझ आया? अब वो आपसे पूछेंगे कि आफ्टर ऑल ये मॉडल रिजेक्ट क्यों हुआ? व्हाई दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड? तो मॉडल के रिजेक्शन के कुछ रीजंस थे। तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, हम कहेंगे इस मॉडल के लिमिटेशंस क्या हैं? हाँ जी बेटे।
in the above question, ma'am, like if my answer comes like 7 into 10 power 5, then the value of x will be 5 or I will say 6. देखो ऐसा नहीं है, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको पता होता है कि उन्होंने न्यूमेरिकल आंसर पूछा है। जब वो इंटीजर में आंसर पूछ रहे हैं तो वो आपको कहेंगे कि जो उससे पहले वाला नंबर है 7, मान लो आपका आंसर आ रहा है 7.0 10 raised to power 5, तो मैं कहूँगी माई आंसर इज 8.0 into 10 raised to power x। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, तो फिर 10 raised to power 5 से 5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू से देना होता है, तो वो उस क्वेश्चन को उसी तरह से फ्रेम करते हैं। ओके, समझ आ गया? हाँ जी बेटा, अब लिमिटेशंस की बात करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन ये था, फर्स्ट लिमिटेशन, हमारे पास वो कहते हैं सबसे पहली लिमिटेशन लोगों ने ये कहा कि कंपैरिजन विद सोलर सिस्टम इज नॉट जस्टिफाइड। तो पहली लिमिटेशन ये निकाली गई कि आप किसी एटम को सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये गलत है। क्यों गलत है सर? सोचो, सोलर सिस्टम और एटम का कंपैरिजन जस्टिफाइड नहीं था। रीजन इज, एटम में और सोलर सिस्टम में फर्क देख लो जरा। ये माइक्रोस्कोपिक भी नहीं है, आप कहोगे इट इज सब माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप से भी नीचे की बात चल रही है। और जब हम सोलर मॉडल की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज ह्यूज, ये बहुत ही बड़ा सिस्टम है। ह्यूज साइज्ड ऑब्जेक्ट्स आर देयर। तो सोलर सिस्टम में बहुत छोटे पार्टिकल नहीं है, बहुत ही बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। और एटम के केस में हमें दिख रहा है कि एटम में तो माइक्रोस्कोप से भी छोटा पार्टिकल है। माइक्रोस्कोप से जो दिख जाए वैसा नहीं है एटम, एटम तो माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। तो वो कहते हैं आप ऐसे इतना बड़ा डिफरेंस कंपेयर कैसे कर सकते हो? कहाँ तो अर्थ है जिसको आप ऐसे, जिसके ऊपर ही आप रह रहे हो और आपको पता भी नहीं चलता वो हिलती है। तो वी कैन से अर्थ और सन और सोलर प्लैनेट सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा है, इट्स ह्यूज बाय साइज। उनको आप एटम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। नंबर 2, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फोर्सेस कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो रदरफोर्ड कह रहा था कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में चार्ज की फोर्सेस है। यहाँ पे जो फोर्सेस काम कर रही हैं, दोज फोर्सेस आर गोइंग टू बी सन। अगर ये आपका सन है और ये मेरे पास कोई प्लैनेट है, तो जो फोर्स काम कर रही है that is gravitational force। Gravitational force is going to be working। तो आप कहोगे यहाँ gravitational force, वहां पे electrostatic force। बेटे gravitational force is going to be active only when mass is huge। जब बहुत बड़ा मास होता है तो हम gravitational force को वहां पे एक्टिव मान सकते हैं। तो gravitational force तो मास से रिलेटेड है, और जो फोर्स आप कह रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो चार्ज से रिलेटेड है। आप इमेजिन करने वाली बात ये है कि अगर हम चार्ज वाली फोर्स को देखते हैं तो सोलर सिस्टम में वो हो ही नहीं सकती, और अगर हम ग्रेविटेशन वाली फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन वाली जो फोर्स है वो आपके एटॉमिक सिस्टम पे नहीं हो सकती। सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है ना, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब ही नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आउट हियर। तो पहली लिमिटेशन हमने ये निकाल दी थी कि आप एटम को सोलर सिस्टम से कंपेयर नहीं कर सकते। यानी साइंटिस्ट ने, बाकी के जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स होंगे, उन सब ने कहा कि ये बेकार की बात है, ऐसे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता।
ठीक है, ये बिल्कुल वैसी बात है जब हमने किसी को रिजेक्ट करना होता है तो हमें उसकी हर बात गलत लगती है, राइट। सेकेंड लिमिटेशन हमारे पास थी अ थ्योरी, जिसे हम कहते हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसका नाम था आपके पास क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये हमारी सेकेंड लिमिटेशन है। यानी रदरफोर्ड मॉडल को रिजेक्ट करने में इस थ्योरी का नंबर 2 सेकेंड लेवल पे रोल ये था। ये थ्योरी कहती है, जिसे आप मैक्सवेल थ्योरी भी कह सकते हो, वी कैन नेम इट एज मैक्सवेल थ्योरी। बेटे इस थ्योरी का कहना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में मूव करता है, किसी अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में, ये अट्रैक्ट कर रहा है ना उसे, तो ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू लिबरेट एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली, और ये कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करते 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 बिल्कुल न्यूक्लियस के पास चला जाएगा और फिर न्यूक्लियस के अंदर ही मर्ज हो जाएगा। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है, वो आपसे कह रहे हैं when a charged particle moves under the influence of attractive force, when a charged particle move under the influence of attractive force, सोच सकते हो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स वहां पे काम कर रही है। देन that charged particle continuously lose energy and attain a spiral path finally get merged into attractive force। यानी फाइनल टारगेट क्या होगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा, होते होते वो एक टाइम ऐसा आएगा, वो उस न्यूक्लियस के अंदर या उस अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर मर्ज हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लो एक बार दोबारा से। यानी इस थ्योरी का कहना है कि चार्ज पार्टिकल अगर चल रहा है किसी अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर या इन्फ्लुएंस के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो चल भी रहा है और अट्रैक्ट भी हो रहा है। अब वो अपनी अट्रैक्टिव फोर्स को निग्लेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे ऐसे समझ के देखिए, एक थ्रेड लिया, उसके ऊपर आपने क्या बांध दिया, एक स्टोन, आपने ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया, तो कहते हैं घुमा रहे हैं, अब इनके ऊपर चार्ज नहीं है तो एक डिस्टेंस पे घूम रहे हैं। अगर ये हाथ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होता तो ये पार्टिकल धीरे धीरे घूमता घूमता ऐसे ही करते 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 इसी हाथ पे लिपट जाएगा। आप सोचो ऐसे ऐसे घुमाओ और छोड़ दो, हाथ को ऐसे रख दो, तो वापस क्या होता है, ऐसे स्पाइरल पाथ लेके अटैच कर जाता है, तो स्पाइरल पाथ के साथ वो आपके हाथ पे लिपट जाता है धागा। कभी किया है किसी ने, एक थ्रेड पे एक स्टोन बांधो, उसे तेज तेज घुमाना है ऐसे, और फिर उस हाथ को रोक दो, तो वो धागा क्या करेगा, स्टोन धीरे धीरे घूमता घूमता यहीं पे लिपट जाएगा। तो ऐसा ही कुछ वो कह रहे हैं। हाँ जी बेटे,
अब वो आपको यही कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ये उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये उसके ना कमजोर पड़ रहे हैं, यानी उस अट्रैक्शन के आगे ये वीक होता जा रहा है। जब ये वीक हो रहा है तो ये वीक कोई चीज कैसे होती है, कोई भी चीज वीक होती है बाय लूजिंग एनर्जी। तो ये रेगुलरली एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, यानी ये उसे खींचता जा रहा है, एनर्जी लूज होती जा रही है, फिर ये और पास हो गया और वीक पड़ गया, थोड़ा और वीक हो गया और वीक 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 होते 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 अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर। अब जब ये थ्योरी आई तो इस थ्योरी के बेसिस पर रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, यानी जो आपने कहा था कि न्यूक्लियस के साइड पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो तो रिजेक्ट हो जाएगा ना। इस हिसाब से तो एटम क्या हो गया, अनस्टेबल। सोचो, क्या एटम स्टेबल रहा? यानी हम ये कह सकते थे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी Rutherford's atom is unstable and collapse within fraction of second। तो उन्होंने कैलकुलेट किया कि जितना डिस्टेंस हमने बीच में रखा था दोनों के, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उस हिसाब से तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही एटम जो है, रदरफोर्ड का एटम कोलैप्स कर जाएगा 10⁻⁻⁸ सेकेंड। तो हमने कहा 10⁻⁻⁸ सेकेंड में आपका एटम फिनिश हो जाएगा। और अगर बेटा एटम फिनिश ही हो गया तो बात ही खत्म। और लिमिटेशन क्या बनी, रदरफोर्ड इस बात को रिजेक्ट नहीं कर पाया। Rutherford was unable to explain the stability of atom। ठीक है, हम कहेंगे उसकी लिमिटेशन क्या बन गई कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि सबने नेचुरल है। जब आप ऐसा कभी कुछ हो जाता है तो सब क्या करते हैं, तुमसे ही पूछेंगे ना जिसने मॉडल दिया है। रदरफोर्ड से बाकी सबने पूछा कि बताओ अगर तुम्हारा एटम स्टेबल है तो कैसे, ये थ्योरी तो कहती है कि अनस्टेबल है। तो रदरफोर्ड जो था वो इस बात को एक्सप्लेन कर नहीं पाया कि एटम स्टेबल है। ही वाज नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन व्हाई हिज एटम इज गोइंग टू बी, हिज स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज गोइंग टू बी स्टेबल। तो ये उसकी सेकेंड लिमिटेशन बन गई थी, दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल थ्योरी और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बेटे थ्योरी में और लॉ में एक डिफरेंस होता है। थ्योरी जो है वो प्रूव्ड नहीं होती, थ्योरी सिर्फ कुछ बातों के बेसिस पे दी जाती है। थ्योरीज आर नॉट प्रूव्ड, 100% ट्रू नहीं होता, लेकिन 100% फॉल्स भी नहीं होता। तो थ्योरी है मैक्सवेल की, हमने कहा कि ये थ्योरी, अगर ये थ्योरी सच है तो रदरफोर्ड का मॉडल गलत है, और अगर रदरफोर्ड का मॉडल ठीक है तो ये थ्योरी गलत है। लेकिन इस थ्योरी के अगेंस्ट हमारे पास कोई काम नहीं था। तो नेचुरल है बेटा, अल्टीमेटली हम यही कह पाएंगे कि अगर रदरफोर्ड का मॉडल 10⁻⁻⁸ सेकेंड में खत्म ही हो गया, एटम ही खत्म हो गया, तो एटम क्या खत्म हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक, एटम स्टेबल होता है क्या अनस्टेबल? बोलो। एटम इज स्टेबल। एटम बहुत ही स्टेबल स्पीसीज है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेबल हम एटम को ही मानते हैं, क्योंकि अगर एटम स्टेबल है तभी ये फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्टेंस में है। ये जो पूरी धरती आकाश आपको नजर आ रहा है, ये सब इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एटम स्टेबल है। तो हमें जो दिखता है, जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, दैट इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो अल्टीमेटली ये हमारा सेकेंड लिमिटेशन था, जिसको हमें अब आगे अगले मॉडल से एक्सप्लेन करना है। नाउ द थर्ड लिमिटेशन, क्या इसके अलावा कोई और लिमिटेशन थी? तो आंसर इज, थर्ड लिमिटेशन आपके पास थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम
पर्टिकुलर टाइप का स्पेक्ट्रम था हाइड्रोजन गैस का कि हाइड्रोजन गैस से कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस निकल रही थी, तो वो आपसे कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आपको भी स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ स्पेक्ट्रम क्या होता है अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अब नेक्स्ट 2-3 क्लासेस में आप स्पेक्ट्रम समझ जाओगे। अभी फिलहाल आपको पता है विबग्योर क्या होता है? डू यू नो विबग्योर? तो व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में बाइफरकेट कर जाना, 7 रंगों का दिखना, विबग्योर का दिखना, वो एक तरह का स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट है। तो स्पेक्ट्रम को समझने के लिए कुछ आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती है ना, कोई भी चीज जब आप सुनते हो, जब मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप कुछ इमेजिन करते जा रहे हो, तो जो आपकी इमेजिनेशन है उसमें अब आपको ये समझ आना चाहिए कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से जब पास करते हैं तो हमें 7 कलर्स दिखते हैं। Those 7 कलर्स यानी विबग्योर जिसे आप कहते हो, दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन एटम्स को जब हमने लिया और उनको ऑब्जर्व किया, उनमें भी हमने वैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस करी एंड स्पेक्ट्रम एंड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक्सेट्रा। जब हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाया तो वो स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ लाइंस नजर आ रही थी और रदरफोर्ड उन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि वो लाइंस कैसे बन रही है। अब नेचुरली हमने रदरफोर्ड को एटम बनाते हुए देखा, हमने कहा तुम्हें एटम अगर समझ आ गया है तो बताओ क्यों। फॉर एग्जाम्पल जैसे हर थ्योरी का कंसेप्ट यही होता है, जब कोई अगर आपको कहे कि मुझे आई जस्ट नो वन थिंग, मुझे मान लो मैंने ये कहा कि मैंने भगवान को देखा है, तो आप अपने जितने भी डाउट्स होंगे ना भगवान को लेके, आप सारे डाउट्स मुझसे पूछोगे। अगर मान लो मैंने वो डाउट्स आपके क्लियर नहीं किए तो आप कहोगे कुछ नहीं पता है, मैं झूठ बोल रहे हो, राइट। तो सेम इज द केस हियर, हमने एटम के बारे में जो जो भी ऑब्जर्व किया, हमने उससे पूछा कि रदरफोर्ड को बताओ ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, तो वो नहीं बता पा रहा था। इसलिए अल्टीमेटली ये सारे रीजंस बन गए थे फॉर लिमिटेशन या मेरे फॉर रिजेक्शन ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहला मॉडल हमारे पास था जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, जो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। उसे रिजेक्ट किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्ट कर दिया है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने, यानी मैक्सवेल थ्योरी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है जी, एनी डाउट इन दिस पार्ट? लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेटा भी आप करोगे, यू विल डू इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्लासेस। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि हाइड्रोजन जो गैस है, अगर मैं ऐसे समझा देती हूँ, अगर मैं हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में डाल दूं, तो इससे जो रेडिएशंस निकल रही है उसको प्रिज्म में से पास करो तो वी आर गेटिंग फ्यू लाइंस। तो ये जो लाइंस बन रही हैं, इन लाइंस को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। रदरफोर्ड को ये नहीं पता चला कि हाइड्रोजन से एनर्जी रेडिएशंस क्यों निकालता है। जैसे आपने सुना हाइड्रोजन लैम्प सुना? यहाँ पर एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है वो बता दो, बाद में एक्सप्लेन कर देना चाहे, बट डेफिनेशन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन सिर्फ पूरा टॉपिक है बेटा, 2 लेक्चर्स लग जाएंगे हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम करने में। आप फिलहाल सिर्फ लिख दो स्पेक्ट्रम formed by hydrogen gas due to electronic transitions. ठीक है, आगे करें। अब हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी रिजेक्ट हो गया है, काम खत्म हो चुका था।
अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लाइट. तो अब हमें अगले मॉडल को करने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी. तो नेक्स्ट मॉडल काफ़ी अच्छा मॉडल था. इट्स एडवांस्ड मॉडल, यानी रदरफोर्ड का मॉडल बहुत ही सिंपल था. तो इससे अगला मॉडल था बोहर्स एटॉमिक मॉडल. लेकिन बोहर्स एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए हमें बोहर्स एटॉमिक मॉडल को करने से पहले बहुत सारी लाइट की थ्योरीज करनी पड़ेंगी. लाइट के बारे में समझना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम समझना पड़ेगा. जब हम वो सब कुछ समझ लेंगे तो हम बोहर्स का मॉडल पढ़ पाएंगे. तो इसलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज अबाउट लाइट. तो नेक्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज लाइट. यहाँ तक सबको समझ आ गया अच्छे से? किसी का कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, लिखो जी. नेक्स्ट हेडिंग लिख लो लाइट. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द इंटरेस्टिंग. अब तक तो थ्योरी चल रही है ना. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये चैप्टर बहुत ही बड़ा भी है और इंटरेस्टिंग भी है. आपको लाइट कैसे समझ आती जो आप देखते हो, है ना? दिखती है लाइट, यानी वाइट लाइट. तो आपसे कहते हैं जब हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट जो है उसकी दो थ्योरीज हमारे पास है. एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. इन लाइट को समझने के लिए अब तक हमने एक थ्योरी कही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. और दूसरा हमारे पास है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. तो जो दोनों थ्योरीज हैं, दोनों लॉ नहीं है. तो अब तक लाइट या फिर रेडिएशंस, जिसे आप रेडिएशंस भी कहते हो. देखो आपको लगता था लाइट और रेडिएशंस अलग है ना? तो लाइट एक तरह की रेडिएशन ही है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है. बस ये फर्क है. ठीक, ये बात समझ आई? तो विजिबल लाइट इज अ रेडिएशन विच इज नॉट हार्मफुल टू अस. तो हम उसे नॉर्मल लाइट की तरह ट्रीट करते हैं. हमें लगता है ये हार्मफुल नहीं है, इसलिए ये रेडिएशन नहीं है. वो भी रेडिएशन है. लेकिन लाइट जो है, एक वाइट लाइट जिसे आप कहते हो, वो एक तरह की रेडिएशन है विच इज नॉट गोइंग टू हार्म आवर आईज और आवर स्किन. तो हम उसको नॉर्मल सा ट्रीट कर लेते हैं. ये दो थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट. तो आपके लिए लाइट मतलब एक बल्ब ऑन करना, सूरज का निकल आना, रोशनी, चमकना, कुछ भी दिखता है तो आप कहते हो लाइट नजर आ रही है. आपके लिए जो लाइट है साइंटिफिकली वो क्या है उसको समझने के लिए वी हैव टू थ्योरीज. पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. This theory is, according to this theory, radiations जो है वेव की तरह चलती. तो जब आप कहते हो लाइट, वो एक रेडिएशन है which is moving in the form of wave. हर वेव में एक क्रस्ट है और एक ट्रफ है, राइट? तो आप कह सकते हो क्रेस्ट एंड ट्रफ. ये वेव्स बनी कैसे है? अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ध्यान से समझना बेटे. इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हो क्या होता है? करंट. और अगर उससे बिल्कुल 90 डिग्री पे कोई मैग्नेटिक फील्ड भी पड़ा है, यानी मैग्नेट, तो ये मान लेते हैं ये मेरे पास y एक्सिस है, दिस इज z एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस. तो कहते हैं जिस प्लेन पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी यहां से देखो, ये मान लेते हैं मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर
मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मेरा पूरा प्लेन हो गया जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बनेंगी। तो कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यहाँ प्रोड्यूस होंगी परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर इस वॉल पे है तो इस वॉल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलना शुरू हो जाएंगी। तो आप कहते हो यहां आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलेंगी। This is a plane having electric and magnetic field, and electromagnetic radiations are going to be perpendicular to the electromagnetic plane. तो उनका कहना है these radiations are produced perpendicular to the plane having electric and magnetic field. इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी वो रेडिएशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल देखो जरा कौन कौन से कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, गामा, एक्स रेज, ultraviolet radiations, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, infrared, infrared भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। उसके बाद वो आपसे कहते हैं रेडियो वेव्स, all these are, हाँ जी बेटे, Microwaves are also electromagnetic. माइक्रोवेव्स भी, माइक्रोवेव्स। तो all these radiations are electromagnetic by nature. सोचो, तो आप समझ आया कि जिन रेडिएशंस की हम बात करने वाले हैं वो आपको, आपने तो इनमें से कौन सी ऑब्जर्व की है? आपने सिर्फ यही 7 रंग देखे हैं। ये आपके चारों तरफ है, हीट रेडिएशंस बोलते हैं हम इनको। रेडियो वेव्स जिनसे आपके सारे सिग्नल ट्रेवल कर रहे हैं, टीवी, मोबाइल एंड ऑल। माइक्रोवेव्स, अगेन माइक्रोवेव ओवन आपने देखा है, माइक्रोवेव्स आर अगेन रेडिएशंस। हाँ जी बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जब हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो दीज रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड इन द perpendicular direction to the electromagnetic oscillating electromagnetic field. तो आप ये कहते हो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और इन दोनों के ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। These are always perpendicular to the direction of oscillating electromagnetic field. तो आप कह सकते हो एक प्लेन पे दो चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपके पास आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है जी। इन रेडिएशंस की एग्जांपल्स मैंने आपको इसलिए बता दिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किन के बारे में पढ़ रहे हो। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज है जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सारे एग्जांपल्स भी समझ आ गए? हाँ जी बेटे, डन? चलो, अब हमारे पास इन रेडिएशंस के बारे में भी हमें पढ़ना है, यानी इस थ्योरी को पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, या आप कह सकते हो पॉइंट्स अगर देखें तो ये कहते हैं ऑल
electromagnetic radiations. All electromagnetic radiations travel with a speed equal to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इन सब की जो वेलोसिटी है वो 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, चाहे वो एक्स रेज हो, चाहे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, यूवी रेडिएशंस, कोई भी, इवन रेडियो वेव्स भी इसी स्पीड पे ट्रेवल करती है। That is called speed of light. इसी को हम क्या बोलते हैं? Speed of light. तो velocity of light या speed of velocity of light की बात करूं मैं अगर, तो आप इसका सिंबल लेते थे velocity of light. Symbol of velocity of light is small c. It is equal to 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और ये सारी रेडिएशंस, all these are coming to us from the sun as well. सन से जितनी भी रेडिएशंस हमारे पास आती हैं वो सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो हम ये कह सकते हैं सन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेडिएशंस। तो देखो जरा, सन से हमें ये सारी रेडिएशंस मिल रही हैं और सब बहुत ही तेज स्पीड से चलती हैं। एक ही वेलोसिटी है मेरे पास, 3 into 10 raised to power 8। क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट को आपसे कहते हैं, these radiations do not require a medium for their propagation. These radiations do not require a medium for their propagation. यानी इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे साउंड क्या है? साउंड भी एक रेडिएशन वेव है, लेकिन साउंड वेव्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती। इसलिए साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। तो हम कहते हैं साउंड वेव्स ट्रैवलिंग के लिए एक मीडियम का डिमांड रखती हैं, एंड दैट मीडियम इज मस्ट फॉर द ट्रैवलिंग कॉज, यानी ट्रैवलिंग ऑफ साउंड वेव्स। बिना उस मीडियम के साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करती। इसलिए अगर बीच में से एयर गायब कर दें, अगर एयर वाइब्रेट ना करे, तो अगर एयर की वाइब्रेशंस नहीं है तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकते। यानी वैक्यूम में हम बोलते भी जाएं तो भी दूसरे को सुनाई नहीं देगा, राइट? तो साउंड वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। लेकिन अगर वैक्यूम में, जहां कोई रेड्स, कोई हवा नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं है, अगर वहां पे एक बल्ब जला दें, लाइट ऑन कर दें, तो लाइट हमें दिखेगी। इसीलिए जब कभी आपने नोट किया होगा, जब वॉर में या कभी शिप ने कोई सिग्नल देना होता है तो वो माइक से चीख चीख के नहीं बुलाते हेल्प अस हेल्प अस, तो क्या करते हैं? लाइट छोड़ देते हैं, यानी एक तरह का गन या किसी तरह से धुआं क्रिएट करते हैं, लाइट क्रिएट करते हैं, ताकि वो लाइट सिग्नल दूर से दिखेगा और दूर से ज्यादा दूर तक पता चल जाएगा कि वहां कोई प्रॉब्लम में है। तो लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, साउंड वेव इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप ये कहते हो कि रेडिएशंस को जाने के लिए, चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। इस बात को आप ऐसे समझ के देखो बेटा कि मीडियम नहीं चाहिए। सन से लेकर अर्थ तक बीच में बहुत सारी ऐसी जगह आती होगी जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस तो है, लेकिन वहां बीच में वैक्यूम है, बिल्कुल ईथर है या स्पेस है। तो स्पेस इज नथिंग, खाली है वो सब कुछ। तो फिर भी सन से लेकर अर्थ तक लाइट, रेडिएशंस, गर्मी सब पहुंच रही है। इसका मतलब इन रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है, हवा की जरूरत नहीं है।
तो ये उसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसमें वो कहते हैं कि कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो हमने 3 पॉइंट्स कर दिए। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये था कि ये रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास हो गया उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। थर्ड हमारे पास हो गया उनको चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। फिर ये कहते हैं कि इन रेडिएशंस को फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो। इसके बाद characteristics of these radiations, characteristics of electromagnetic waves or radiations, इनकी कुछ characteristics होती हैं जिनके बेसिस पे आप इनको पढ़ सकते हैं। उन characteristics में नंबर 1 crust, trough। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये ऊपर तक, इसको बोलते हैं A, that is called amplitude। ये भी क्या होगा? A, amplitude। दो कंसेक्टिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लैम्डा, that is called wavelength। तो दो क्रस्ट के बीच में वेवलेंथ, ये जो डिस्टेंस है that is called lambda। A is the amplitude। तो आप कह सकते हो characteristics of electromagnetic waves are, कुछ स्पेशल टर्म्स बोलते हैं। एक तो कहते हैं C, that is called velocity। एक हम कहेंगे lambda, which is called wavelength। Then you have A, amplitude। Then you have nu, frequency। And then we have 1 by lambda, which is called wave number। तो हर वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं एंड दीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर C, lambda, amplitude, frequency and 1 by lambda is called wave number। These are called characteristics of electromagnetic radiations। ठीक है, ये बात समझ आई? अब हमें एक एक करके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको समझ आ ही गया है, 3 into 10 raised to power 8। C is clear to you, 3 into 10 raised to power 8 meter per second। तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विथ वेलोसिटी 3 into 10 raised to power 8 meter per second। Number 2, wavelength। wavelength क्या है? Symbol is lambda। between two consecutive places। Yes, distance between two consecutive, distance between two consecutive crusts or troughs। दो क्रस्ट या फिर दो ट्रफ्स के बीच का भी डिस्टेंस ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मान लो मैंने इस पेड़ को यहाँ से स्टार्ट कर दिया होता तो मैं दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस भी ले सकती थी, तब भी वो क्या बन जाता? दैट इज अगेन अ लैम्डा। लैम्डा के यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स होंगे या तो मीटर, है ना, सेंटीमीटर हो सकते हैं, नैनोमीटर हो सकते हैं, एंगस्ट्रॉम हो सकते हैं। वेवलेंथ है, वेवलेंथ का कोई भी यूनिट सिस्टम हो सकता है। इट कैन बी पिकोमीटर। तो आप कह सकते हो इट कैन बी एनी यूनिट सिस्टम, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला कहूं तो L। मास नहीं है, मास 0, L1 और T0। तो वेवलेंथ को आप किसी भी यूनिट सिस्टम में एक्सप्रेस
एक्सप्रेस कर सकते हो और यूनिट्स जो है वो आपके पास हो गए वेवलेंथ के। अब हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? तो बेटे एम्पलीट्यूड को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगी इट इज द मैक्सिमम, ठीक है, यदि आपके पास मैक्सिमम डिस्टेंस है ये फ्रॉम द सेंटर, मीन पोजीशन जिसे आप कहते हो, इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। तो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन in a crust or a trough is called amplitude. The maximum distance from mean position in a crust or trough is called amplitude. यूनिट्स इसके भी क्या होंगे? अगेन मीटर, सेंटीमीटर एटसेट्रा, क्योंकि ये भी ऊपर नीचे ही जा रहे हो, डिस्टेंस की मेजर करना था। तो आपके पास सी डिफाइन हो गया, लैम्डा हो गया और एम्पलीट्यूड। अब हम पहुंच गए फ्रीक्वेंसी पे। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी नाउ? बेटे फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। तो अगला सिस्टम, अगली जो डेफिनेशन हमारे पास है दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू। जब आप कहते हो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू, तो इसे डिफाइन करते हैं, इट इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट in 1 second. यानी आपने एक पॉइंट ले लिया है और वेव्स को उसके अंदर से पास कर रहे हो। इस पॉइंट में से कितनी वेव्स लेफ्ट से राइट चली जाएंगी in 1 second, that is called frequency. ठीक है, अब मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूं, आप मुझे सोच के बताना। आपके हिसाब से कौन सी वेवलेंथ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फर्स्ट कि सेकेंड? सेकेंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, यानी ये वाली जो है ये ज्यादा सारी वेव्स उधर चली जाएंगी 1 सेकेंड में, और ये बहुत कम वेव्स जा पाएंगी इन 1 सेकेंड। इज इट क्लियर? है ना? तो कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव्स, नंबर के कोई यूनिट्स नहीं होते, divided by time taken in seconds, तो यूनिट्स हो जाएंगे सेकेंड इनवर्स, और इट इज ऑल्सो नेम्ड एज हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। क्या हुआ? हाँ जी बेटे, चेक करो सब लोग, समझ आ रहे हैं सबको? ईशान? तो अब आप बताओ फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स भी क्लियर हो गए, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, नंबर ऑफ वेव्स इज यूनिटलेस। तो आपने कहा 1 सेकंड में कितनी वेव्स आ रही है, पर सेकंड हो गया। जैसे मैंने लिखा पर सेकंड तो बन गया यूनिट्स आर गोइंग टू बी सेकंड इनवर्स, दैट इज हर्ट्ज। अब मुझे यहां दिख रहा है कि यहां लैम्डा इज लार्ज, क्योंकि आपको वेवलेंथ ज्यादा बड़ा दिख रहा है, यहां पे वेवलेंथ छोटा हो गया था।
यहां लैम्डा क्या हो गया, स्मॉल। जब लैम्डा ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही, स्मॉल। और आपने मुझे कहा था यहां फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, लार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, these two are inversely proportional to each other. The frequency and wavelength are inversely related to each other. Right? वो कहते हैं अगर ऐसा है तो nu is equal to c by lambda. c यहां पे क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। c तो कांस्टेंट ही है, तो हम ये अक्सर लिखा करते हैं c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो आपने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दिया विद c, c इज द कांस्टेंट हियर। c आपका क्या है, वही 3 × 10⁻8। तो आपके पास आंसर आ गया c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, दैट इज फॉर्मूला ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है वो हमें डिफाइन करना आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप और यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब बचा हमारे पास वेव नंबर। वेव नंबर इज 1 by lambda रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार। अक्सर उसको कैसे लिख देते हैं, न्यू बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेव नंबर क्या है, इट इज नंबर ऑफ वेव्स, फिर से नंबर ऑफ वेव्स ही आ गया, इन अ यूनिट डिस्टेंस। एक यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स आ सकती हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, यानी आपने एक यूनिट डिस्टेंस डिसाइड कर लिया, दिस इज द डिस्टेंस। आपको मैंने कहा बताओ कितनी वेव्स इसमें आ रही है। अगर ये वाली वेव्स हैं थोड़ी बड़ी सी हैं तो इतनी आ गई, अगर थोड़ी छोटी होती तो ज्यादा वेव्स आ जाती, अगर और छोटी कर दूं तो और भी ज्यादा वेव्स आ जाएंगी। तो लैम्डा लार्ज तो वेव नंबर स्मॉल। तो डिस्टेंस आपने डिफाइन कर दिया, लेट अस सपोज लेट दिस इज अ यूनिट डिस्टेंस, लेट अ यूनिट डिस्टेंस, आपने 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर को एक डिस्टेंस डिफाइन कर दिया, और फिर आप कह रहे हो उस यूनिट डिस्टेंस में जितनी भी नंबर ऑफ वेव्स आएंगी दोज आर कॉल्ड वेव नंबर। बताओ जी, ये बात समझ आई? यूनिट्स बन जाएंगे मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास थी characteristics of your electromagnetic radiations. So these are very important characteristics of electromagnetic radiations. हाँ जी बेटा, अभी बताओ सारी की सारी characteristics आपने लिख ली, नोट कर ली, समझ आ गई? Yes, ma'am. Yes. Any doubt? No, ma'am. अब हमारे पास जब हमने करेक्टरिस्टिक्स कवर कर ली, फॉर्मूला कर लिया, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो करेक्टरिस्टिक्स थी, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स, ये फॉर्मूला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपसे कहते हैं हम लाइट को समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस। अब जरा देखो, इफ, ध्यान से देखना, इफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जितनी भी हैं आर अरेंज्ड इन increasing order of their wavelength,
or decreasing order of their frequency. The arrangement thus formed, the arrangement thus obtained is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. अब आ गया वर्ड स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आती है कॉस्मिक रेज. कॉस्मिक रेज इनकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. हम याद करेंगे CGX. हाउ विल वी लर्न? याद करो CGX. CGX क्या हो गया? कॉस्मिक गामा एक्स रेज. ठीक है, याद हो रहा है CGX. CGX में अब आपके पास हम फ्रीक्वेंसी को क्या करते जा रहे हैं बेटा? कम करते जा रहे हैं, यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है. CGX के बाद आता है UV, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस. जहां पे वायलेट खत्म हुआ, अल्ट्रा वायलेट, वहां से विबग्योर स्टार्ट हो गया. रेड यहां खत्म हुआ, रेड के बाद आ गया इंफ्रारेड. इंफ्रारेड के बाद आती है माइक्रोवेव्स और फिर आती है रेडियो वेव्स. यानी अब तक हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझ पाए हैं. तो फ्रीक्वेंसी क्या करती जा रही है? डिक्रीज कर रही है. और वेवलेंथ क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है. The frequency is decreasing and wavelength is increasing from cosmic till radio waves. So जो रेडियो स्टेशंस या रेडियो ट्रांजिस्टर्स, रेडियो वेव्स, सबसे पहले हमने इनको यूज करना शुरू किया था जब हमने रेडियो से गाने सुनना शुरू किए थे. फिर इन्हीं रेडिएशंस के बाद, इन्हीं रेडियो वेव्स से हमने टीवी यानी टेलीविजन, ये सारे सिस्टम्स डेवलप किए हैं. माइक्रोवेव्स आपको पता है, माइक्रोवेव अवन में यूज किया. अदरवाइज भी बहुत अच्छी रेडिएशंस है, पेनिट्रेटिंग. इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस, कपड़े सुखाने के लिए आज भी आप सन की हीट रेडिएशंस पे डिपेंड करते हो. खाना पकाने के लिए आप इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज करते हो. ये वो रेडिएशंस हैं जिनको हमने यूज किया फॉर लुकिंग इनटू द थिंग्स ऑल टुगेदर. यानी आप कह सकते हो हमारे चारों तरफ जो भी हो रहा है उसके ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमारी आंखें हैं वो सेंसिटिव टू दिस विबग्योर है. हम चीज़ों को देख पाते हैं, उनके कलर्स को समझ पाते हैं बिकॉज ऑफ दीज रेडिएशंस. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस हार्मफुल होती हैं, नो डाउट, पेनिट्रेटिंग है. तो बेसिकली इसके बाद वाली सारी रेडिएशंस बहुत ही हार्मफुल है. अब पॉइंट ये है, क्या ये रेडिएशंस हार्मफुल नहीं है? अब तक तो हम समझ रहे थे कि हमारे लिए तो हार्मफुल नहीं थी. रीजन इज हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमें इनसे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो इनसे कम फ्रीक्वेंसी पे है ना. लेकिन नाउ द पॉइंट इज हमारे लिए हार्मफुल तब तक नहीं है जब तक उनका जो अमाउंट है वो उतना ही है जितना सन से हमें मिल रहा है. सोलर सिस्टम से ये सब कुछ हमारे पास आ रहा है. ऑल दिस इज कमिंग फ्रॉम द सन, कॉस्मिक से लेकर रेडियो वेव्स तक. लेकिन हवा में रेडियो वेव्स इतनी कम है कि सन से जो रेडियो वेव्स आती हैं उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारी बॉडी को माइक्रोवेव से भी कोई फर्क नहीं पड़ता. सन से आ रही है, हम उसे बर्दाश्त कर लेते हैं. इंफ्रा रेडिएशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे भी नहीं पड़ता.
लेकिन जैसे जैसे हम सिस्टम में खुद रेडियो वेव्स को जनरेट करते जा रहे हैं फॉर माइक्रोवेव्स, आप कह सकते हो फॉर मोबाइल फोन्स, फॉर दिस डिजिटल ट्रांसमिशन, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन जो हो रही है, दिस इज ऑल द वेव रेडिएशंस। तो हम ये रेडिएशन जैसे जैसे इनका अमाउंट बढ़ेगा तो वी आर नॉट श्योर कि इन रेडिएशन से हमें नुकसान होगा या नहीं होगा। नो वन नोज कि आजकल जो इतना कैंसर बढ़ता जा रहा है या इतनी सारी डिजीजेस आती जा रही हैं, वन ऑफ द रीजन कैन बी दीज रेडिएशंस, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक दिन में हो सकता है किसी एक बॉडी पे कोई रेडिएशन का असर ना हो, लेकिन हो सकता है इन द लॉन्ग रन रेडिएशन का असर हम पे हो रहा हो। तो हमें अब तक इंसान को यानी ह्यूमन बीइंग को ये तो पता है कि दीज आर रेडिएशंस। हमें लगता था इससे नीचे वाली से हम जो मर्जी करते जाएं, तो अब तक हम जो मर्जी कर ही रहे थे, लेकिन जब से 5G 6G की बात चलने लगी है तो हमें पता चला कि एनिमल्स आर बीइंग हार्म्ड ड्यू टू दीज रेडिएशंस। अगर एनिमल्स को फर्क पड़ रहा है तो हम भी तो उसी लिविंग सिस्टम से हैं, तो हो सकता है कि ये रेडिएशंस हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रही हो। राइट? समझ आया? क्योंकि बिना जाने पहचाने इंसान की प्रॉब्लम में है कि बेटा ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी इम्पेशेंट स्पीसीज, बहुत ही इम्पेशेंट। जरा सा भी उसे किसी चीज में कोई सक्सेस मिलता है तो वो पागल हो जाते हैं खुशी के बारे में। वो उस चीज को इतना ज्यादा यूज करना शुरू कर देते हैं कि वो ये भूल ही जाते हैं कि एक्सेसिव यूजेज ऑफ एनीथिंग मे लीड टू सम हार्म। राइट? हाँ जी हर्ष, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ से मिस हुआ बेटा आपका? हाँ जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम समझ आ गया क्या है? इससे आगे हमने ये कहा है कि यहाँ से लेके वायलेट से लेके नीचे वाली रेडिएशंस अभी तक तो हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दे रही, इसलिए हम इनसे बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे हीट रेडिएशंस, माइक्रोवेव रेडिएशंस, इवन यहाँ तो इन रेडिएशन से हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, है ना? जब आपकी चोट लग जाती है या किसी की चोट लगती है तो उसे गर्म करते हैं, सेक दे देते हैं, ठंडा करते हैं। देयर इज ऑल वी आर यूजिंग दीज रेडिएशंस। तो ये रेडिएशंस अभी तक तो हम कह रहे थे हार्मलेस है, लेकिन नाउ डेज वी आर कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट दैट कि जब हम 5G 6G की बात करते हैं तो जब ये रेडिएशन बहुत सारे अमाउंट में हमारे चारों तरफ होंगी तो क्या तब भी ये हार्मलेस होंगी? तो आंसर इज नो। जितनी अभी है या जितनी सन से आ रही है दैट इज ओके, उसके लिए हम डिजाइंड है, हमारी बॉडी उन रेडिएशंस के लिए डिजाइंड है, वी कैन बेयर दीज रेडिएशंस अप टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट। लेकिन जब उस एक्सटेंट से ऊपर ले जाएंगे रेडिएशंस को तो दीज रेडिएशंस कैन हार्म अस। ठीक है जी, समझ आ गया? तो अब आपके पास ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप मुझे बताओ, अगर सनलाइट को, सिर्फ सनलाइट, आपको लगता है सनलाइट को प्रिज्म में से पास करेंगे तो 7 ही रंग दिखेंगे? क्या वो सनलाइट के साथ रंग है कि व्हाइट लाइट के साथ रंग है? व्हाइट लाइट के। तो यानी बेसिकली वो सनलाइट सोलर लाइट का नहीं है सिस्टम, दैट इज जस्ट सिंपली व्हाइट लाइट। तो व्हाइट लाइट जो है उसके वो 7 कलर्स होते हैं, जिसमें से आप कहते हो दिस इज गोइंग टू बी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जिसकी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतना वो नीचे की तरफ नजर आता है। तो वायलेट हमें नीचे ज्यादा मुड़ा हुआ सा नजर आता है, रेड थोड़ा कम मुड़ता है, यानी एंगल ऑफ डाइफ्रेक्शन। आप कहते हो प्रिज्म में से जब पास किया तो ये जो स्पेक्ट्रम बना है इसको आपने क्या कहा था? दिस इज नेम्ड एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो अब आपको स्पेक्ट्रम वर्ड थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा? इज इट क्लियर? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी रेडिएशंस की है? रेडियो वेव्स।
frequency, maximum frequency. Cosmic rays ना, highest frequency यहाँ भी लिखो therefore highly penetrating, ये बहुत ही penetrating होती है। इतनी पेनिट्रेटिंग होती है कि कॉस्मिक रेज हमारे एटमॉस्फेयर में रुकती नहीं है, आई और पेनिट्रेट करके अर्थ में से बाहर चली गई। तो दीज रेडिएशंस आर नॉट गोइंग टू स्टे हियर इन आवर एटमॉस्फेयर, इसीलिए इतनी हाई एनर्जी होने के बाद भी हमें इनसे कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो कॉस्मिक रेज जो है ये वो रेडिएशंस हैं जो बहुत ही पेनिट्रेटिंग है और अब तक हम इन रेडिएशंस को यूज नहीं कर पा रहे, यानी हम अपने ह्यूमन यूजेज में इन रेडिएशंस को नहीं ला पा रहे क्योंकि ये पेनिट्रेट करके निकल ही जाती है, तो ये हमारे पास रुकती नहीं है। गामा रेज आपने किया था, रेडियो एक्टिव सैंपल से गामा रेज निकलती हैं। एक्स रेज आपने एक्सरे मशीन बना लिया, एक्सरे मशीन बनाने का मतलब आप एक्स रेज को यूज करना सीख गए। यूवी रेडिएशंस, हम यूवी लैंप्स बनाते हैं, यूवी रेडिएशंस के सोर्सेज बनाते हैं। इट मींस यूवी लैंप से आप कोई ना कोई यूवी रेडिएशंस प्रोड्यूस करके कुछ रेडिएशंस, कुछ काम, कुछ केमिकल रिएक्शंस कंडक्ट कराते हो। इस लाइट को तो हम अपने घरों में यूं ही जला लेते हैं, यानी इसको बनाना, इसको प्रोड्यूस करना, इसको बढ़ाना, कम करना, रात को जलाना, ये सब हमने सीख लिया। हीट रेडिएशंस हमारे कंट्रोल में है। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, इन सबको, रेडियो वेव्स को तो आपने सारा पूरा का पूरा जितना आप कह सकते हो मीडिया है, ठीक है, ये सब किससे चल रहा है? ऑल इज बिकॉज ऑफ रेडियो वेव्स। तो टीवी, मोबाइल, ये सब के सब हमें इन रेडिएशन से चलते हुए नजर आ रहे हैं। बताओ जी, यहाँ तक एनी डाउट इफ यू हैव? नो डाउट। तो ये आपके पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसने हमें स्पेक्ट्रम बता दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बता दिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से हमें ये समझ आ गया था कि हमें क्या क्या पढ़ना था, और एक फॉर्मूला हमने किया, दैट इज C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अब इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, यानी C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा के बेसिस पर वी आर गोइंग टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। राइट डाउन करो जरा, लिखो एक क्वेश्चन। Calculate the frequency of a wave having wavelength. Calculate frequency of a wave having wavelength 1.0 into 10 raised to power minus 10 meter. Also calculate its wave number u bar. Frequency is 10 power minus 9 hertz. Frequency is 10 raised to power minus 3 का, नहीं 3 तो आएगा नहीं, नहीं आएगा। C is equal to न्यू लैम्डा। क्या आप ऐसा ही करोगे? बस अब सॉल्व करो। 3 into 10 raised to power 8 divided by 1 into 10 raised to power minus 10, ऐसा नहीं किया? 3 into 10 raised to power 8. चेक करो, ठीक कर रहे हो आप? It becomes 3 into 10 raised to power
18 सेकेंड इनवर्स। चेक करो बेटे, सबको समझ आया है क्वेश्चन? हाँ जी बेटे, ये क्लियर हुआ? 3 into 10 raised to power 18 सेकेंड इनवर्स आ रहा है। ठीक हुआ? डन? आप बताओ दूसरी चीज क्या निकालनी? व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट? हाँ जी बताओ बेटा, क्या आएगा? अब आपको निकालना था न्यू बार। न्यू बार क्या होता है? वेव नंबर। तो 1 by lambda यानी 1/1 into 10 raised to power minus 10 to 10 raised to power 10 meters, मीटर इनवर्स। बस दोनों फॉर्मूलाज क्लियर हो गए, दोनों क्वेश्चंस क्लियर, समझ आ गया? ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, ये सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। इफ टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 1 nanosecond, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर ऑफ दिस वेव? अब बेटा आपको टाइम पीरियड गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। यू आर गिवन विद अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t गिवन है, t is 1 into 10 raised to power minus 9 seconds। तो बेटे फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज 1 upon t। टाइम पीरियड इनवर्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब 1 upon 10 raised to power minus 9, या आ गया 10 raised to power minus 9 की बजाय हो गया 9 सेकेंड इनवर्स। ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो क्या आप फ्रीक्वेंसी से वेवलेंथ तक जा सकते हो? कैन वी रीच एट वेवलेंथ? C is equal to न्यू लैम्डा, तो लैम्डा आ जाएगा C by न्यू। C आपके पास है 3 into 10 raised to power 8, फ्रीक्वेंसी है 10 raised to power 9, तो ये बन गया 3 into 10 raised to power minus 1 मीटर इनवर्स। ये बन गया था आपके पास वेव लेंथ। अब हमें क्या चाहिए था? वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? 1 upon वेव लेंथ। तो 1 by lambda is वेव नंबर। अब आप ये कैलकुलेट कर सकते हो, हो जाएगा ना? यस मैम। तो ये आपके पास से 3 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। तो हमें ये समझ आना चाहिए बस एक ही फॉर्मूला है, C is equal to न्यू लैम्डा और 1 by lambda is equal to वेव नंबर। इन्हीं बेसिस पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के क्वेश्चंस दिखेंगे। अब आप क्वेश्चंस लिखो वो जो एनसीईआरटी में है और आपको सॉल्व करके आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर, जो आपका होमवर्क है, जस्ट नोट इट डाउन। प्रॉब्लम 2.3, प्रॉब्लम 2.3, 2.4, 2.5 लिख लिया? Your homework is problem 2.3, 2.4, 2.5 and then you have exercise questions. Exercise questions में आपके पास हैं exercise question number 2.5, 2.7,
exercise question number 2.5, 2.7. तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं और बाकी 3 क्वेश्चंस आपके प्रॉब्लम्स के हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप कर लेना और इसकी जो असाइनमेंट है वो हम नेक्स्ट थ्योरी के बाद करेंगे। ओके, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। किसी का कोई डाउट है? समझ आ गया आज वाला सारा टॉपिक? ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। इसे पढ़ लेना, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।